सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर क्लासेस। जो आज का टॉपिक है, कंटिन्यूसली दिल्ली में जो गाइडलाइन चल रहा है फॉर द एयर पोल्यूशन, काफ़ी हाई लेवल है, सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन, सीवियर प्लस में क्या है, ग्रैप 4 लगा रहे हैं। ग्रैप 4 इज़ द 4 स्टेज ऑफ एक्शन प्लान। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के उस कमेटी को मैंडेट दिया एक्शन लेने के लिए। जो कमेटी है उसका क्या नाम है, कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को लेके दिक्कत है, कमीशन बना इसलिए कमीशन याद है, याद याद करना आसान है। कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने के लिए है। ठीक है, तो कमीशन, किसी भी एक कमेटी को कमीशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन के लिए बनाया गया है और एयर पोल्यूशन के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम है कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट। और वो जो एक्शन लेती है, ऑलरेडी उस लॉ में हमने ग्रैप 4 स्टेज पे किया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द ग्रैप? गुड, हाँ, ग्रेडेड, 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 वो भी ग्रेजुअल सेम ही है। ग्रेडेड, आर से रिस्पॉन्स, ए से एक्शन, पी से प्लान। पहले से ही एक प्लान देके रखा है कि 4 स्टेज पे हम एक्शन लेंगे। एक तो नॉर्मल कंडीशन है, एयर क्वालिटी नॉर्मल है, फिर पुअर होगा, फिर उसके बाद सीवियर होगा और फिर सीवियर प्लस। सीवियर प्लस का मतलब एकदम ही खराब। और जो इसका हम लोग पॉइंट में करते हैं एयर क्वालिटी का, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लाते हैं, दैट इज 0 to 500 है। ठीक है, दिल्ली का जो इस समय केस चल रहा है दैट इज 400 से ऊपर चल रहा है, सीवियर प्लस में चल रहा है, और इसीलिए स्टेज 4 का हमने लगा के रखा है। ये स्टेज 1 2 3 है, स्टेज 4 में जाते जाते वो कंपनीज फैक्ट्रीज भी बंद करवा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद करवा दे रहे हैं। तो अब दिक्कत यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप बंद करवा देंगे तो जो लोग उसमें काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उनको तो डेली बेसिस पे अपनी कमाई करते हैं, डेली बेसिस पे खर्चा चलता है, उनको तो सैलरी मिलता नहीं है कि आपका छुट्टी हो गया फिर भी मंथली सैलरी आ जाएगा। उनका तो डेली बेसिस पे अगर नहीं होगा तो उनकी पूरी की पूरी, अगर 15 दिन के लिए भी आपने बंद करवा दिया है तो 15 दिन वो क्या भूखे थोड़ी मरेगा। गांव में होते हैं तो फिर भी खेत ओत से कुछ लेके आते हैं, सस्ता होता है गांव में रहना। लेकिन शहर में जाके आप रूम लिए होते हैं, रूम उनका कुछ नहीं। तो दिल्ली में 8-10 हज़ार से एकदम स्लम में भी रूम का यही हाल है, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में मिल रहा है। तो दैट इज द कंडीशन। तो उसी को लेके बात हो रही है कि ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्टेज 4 बहुत हार्श है। हार्श का मतलब आप मैक्सिमम वर्क को बंद करवा दे रहे हैं। जैसे स्कूल्स बंद करवा दिया, ठीक है, वो अलग बात है, उसको भी लेके विरोध चल रहा है कि एकदम स्कूल ही बंद रहेगा तो बच्चे कैसे ऑफलाइन में करेंगे, ऑनलाइन में नहीं समझ में आता है, तो इस बात को लेके चल रहा है। तो मेन मुद्दा यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम मिक्स करके चला लें, कि ग्रैप जो सेकेंड स्टेज है कि बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं उसे ही बंद करवाएं। जैसे कि जहाँ से बहुत हाई लेवल पे पोल्यूशन है, जैसे आसपास में कोई कोल कोल पावर प्रोडक्शन हो तो वहाँ से ज़्यादा होगा। जो डीजल का व्हीकल है बहुत पुराना है, 15 साल 20 साल पुराना है, तो उसकी इफिशियंसी घट जाती है, वहाँ से CO2 ज़्यादा, जितने भी एयर पोल्यूटिंग गैस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है, नॉट ए एयर पोल्यूशन गैस। ओके, तो जैसे इससे व्हीकल से, व्हीकल ही सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड तो एयर पोल्यूटिंग गैस है जिससे बीमारियां हो सकती हैं। O3 का भी कहीं ना कोई सोर्स है, लीड भी निकलता है, आपने देखा होगा व्हीकल से ही लीड भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आ रहा है डिसीजन, उसमें है कि हम मिक्स करके मिलाएं। ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, कुछ कुछ स्टेज का हम थोड़ा थोड़ा ले लें, जो भी इसेंशियल है बस उसको ही हम क्लोज करें। दिस इज द मेन थिंग। तो किसका पार्ट है? GS पेपर 3 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन जो टॉपिक आता है उसमें ये होगा। देन वी विल सी दैट द रेलवे बोर्ड हैज फॉर्म कमिटी टू प्रूव द CRS रिपोर्ट ऑन द पंबा ब्रिज। तो पंबा ब्रिज एक यहाँ पे बन रहा है रामेश्वरम में, तो हम उसको सी पे बना रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसको लेके एक कमेटी बना के रखा है। तो PCS को लेके आप देखते रहिएगा कि पंबन ब्रिज अगर पूछ दे कहाँ पे है तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम पे 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनाने का प्लान चल रहा है। ओके, कश्मीर में एक सेंट्रल एशियन आर्टिजन रिकनेक्ट अंडर वन रूफ इन द श्रीनगर। वहाँ पे एक तरीके का होता है ना, कोई क्राफ्ट मेला टाइप का चला रहे हैं। पहले ये लगता था 500 साल पहले ये कंटिन्यूअसली था सेंटर एशियन से, जो आर्टिजन थे। आर्टिजन का मतलब जो लोग क्राफ्ट जानते हैं, क्राफ्ट जैसे होता है ना कि आप ये लकड़ी का
कारपेंटरी अच्छी आती है या उस पर आप अच्छा डिजाइन करते हैं। तो वो पहले सेंटर था कश्मीर, कश्मीर से सेंट्रल एशिया से आते थे, पर्सिया से आते थे, अभी 500 सालों से बंद हो गया था। फिर से ये दोबारा हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग एक दूसरे का स्किल्स एक दूसरे को दें। जैसा आप कितना भी पढ़ ले उतना नहीं पता होता है, लेकिन जो बनाता है खुद बताएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप डिजिटल मीडिया पे सब कुछ है, बुक में भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब उस आदमी से मिलते हैं वो बताएगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं, तो उससे क्लियरिटी आती है और एक दूसरे का जब हम स्किल सीखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए तरीके का कल्चर का इवोल्यूशन होता है। तो दैट इज मेन। देन वी विल सी दैट द पुलिस, उड़ीसा पुलिस ऑन द हाई अलर्ट एज द पन्नू इशू थ्रेट टू द मीट डीजीपी। डीजीपी का मीट होता रहता है। डीजीपी क्या होते हैं? जो हेड ऑफ पुलिस होता है किसी भी स्टेट का, वो डीजीपी होता है। सबसे बड़ा पुलिस रैंक का जो ऑफिसर होता है दैट इज डीजीपी। ओके, तो डीजीपी का मीटिंग होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिक्योरिटी इशू जितना भी होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं। होम मिनिस्ट्री है, सिक्योरिटी को लेकर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? यूनियन लेवल पे अपना होम मिनिस्ट्री ही देखती है। तो उसमें सारे लोग मिलने वाले थे, लेकिन हु इज द पन्नू? पन्नू बहुत न्यूज में हम लोग पढ़ रहे थे। निज्जर, पन्नू, निज्जर पढ़ा था। हरदीप सिंह निज्जर कौन था? हरदीप सिंह निज्जर, ये पन्नू और निज्जर ये लोग खालिस्तानी जो मूवमेंट चला रहे हैं एक सेपरेट सिख स्टेट के लिए, उसके लीडर हैं। ये इंडिया में नहीं, इंडिया में तो हम लोगों ने बैन करके रखा है इनको, डर है पकड़ के हम लोग इन पे केस चलाएंगे। तो ये लोग मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज में जैसे कनाडा हुआ, यूएस हुआ, यूके हुआ, वहां पे जाके ये लोग एडवोकेसी करते हैं। और वहां पे ये है कि वहां पे इसलिए इनको छूट मिल जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर आ जाएगा। तो पन्नू इज फ्रॉम द यूएस। वहां पे अभी हमने असैसिन करने का कोशिश किया था, ऐसा आरोप लगा है, यूएस ने आरोप लगाया है कि इंडिया के ऑफिसर मिलकर इनको मारने की कोशिश किए थे, तब से ये न्यूज में है। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में था, इंडिया ने उसको मार दिया है, तो उस पर लेकर कनाडा के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा खराब हो गया है। तो खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर इन्होंने कहा है कि थ्रेट दिया है कि उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, तो उसी को लेकर हाई अलर्ट है। ओके, देन देयर इज द नाउ यू डोंट, ये मेनली है जैसे डिजिटल अरेस्ट आजकल चल रहा है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? मोदी जी अपने मन की बात में भी समझाए हैं सब, अभी पिछले ही महीने का मन की बात यही कि डिजिटली आपको कॉल आएगा और कॉल ऐसे आएगा कि सच में उधर से पुलिस का पूरा वो यूनिफॉर्म पहन के वो कॉल करेगा, और जिस तरीके से पुलिस बात करती है कि आप पे केस हुआ है, ये धारा लगा है, फिर वो बीच बीच में वो छोटे कांस्टेबल आके पूछेंगे, फिर ऐसा लगेगा कि सामने वाले को हाँ सच में हो रहा है। और वो ऐसे लोगों को करते हैं जो कुछ न कुछ करप्शन का केस किए हो, जैसे कुछ न किसी ने टैक्स बचा लिया हो तो उनको शक हो जाता है, हाँ लग रहा है वही टैक्स बचा इसीलिए। लेकिन रियल में वो नहीं होते, रियल में नकली पुलिस होता है, ये फ्रॉड स्कैमस्टर होते हैं, जो मतलब पुलिस नहीं होती है, लेकिन आपके मन में भय रहता है। जैसे आपका प्रूफ नहीं है कि आपने कुछ चोरी किया है, लेकिन आपको पता है कि आपने टैक्स बचाया है, और वो सब कैसे भी ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते हैं कि अच्छा इस आदमी के पास इतना टैक्स का कुछ पैसा था, दिया नहीं होगा। अंदाजा लगा लेते हैं ना कि माने कोई यहाँ पे एसफरा है, बहुत बड़ा ज्वेलरी का है, तो ऐसा थोड़ी वो एकदम 100% टैक्स देते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ टैक्स कट करते होंगे। अब उसके ओनर को करा, और वो लोग पता लगा लेते हैं पहले से कि अच्छा इनका पैसा यहाँ लगा हुआ है, इस बिजनेस में लगा हुआ है, इसका ये लोग फाइलिंग नहीं करते हैं। थोड़ी सा इंटरनल उनके पास इंफॉर्मेशन होता है। आजकल तो डिजिटली सब कुछ होता है, आप थोड़ा सा डिजिटल इधर उधर पासवर्ड तोड़ ओड़ के कहीं कहीं घुस जाते हैं तो आपको थोड़ी सी पता चली जाती है। तो अब उसके ओनर को लगेगा ना, हाँ करोड़ों में मैंने ये किया है, लग रहा है सही में पुलिस का आ गया, अब वो डर जाएगा। अब उस कंडीशन में वो दोबारा किसी से पूछेगा भी नहीं, होता है ना। अधिक से अधिक जब तक वो लॉयर वॉयर को कंसल्ट करे तब तक वो इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं कि अभी आके अरेस्ट करेंगे, और अगर आप पैसे दे देंगे तो आपको छोड़ देंगे। तो कुछ ना कुछ, अब उसने 100 करोड़ का करप्शन किया है तो 30-40 करोड़ भी मांगेंगे तो वो सोचता है देख के अपना पीछा छुड़ाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस नहीं थी। तो यही चल रहा है, काफी ज्यादा केसेज है इंडिया में, करीब 90,000 केस ऐसे हुए हैं, मतलब ये बहुत कंटिन्यूअस है। छोटे लेवल पे ऐसे आ रहा है कि जैसे जैसे आपके कोई ब्रदर हैं कहीं पढ़ते हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे कि अच्छा 9 से 12 उनका क्लास चलता है, 12 से 3 उनका लैब होता है, फिर एकदम सब कुछ होगा कि उनका नाम क्या है, उनका कुछ कंडीशन है मेडिकल की, हाँ कुछ चीज़ का दवा चला, सब पता होगा। वो एकाएक 1 बजे कॉल करेंगे कि सडनली उनका ये हो गया है, तुरंत उनको 30,000 रुपये की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज है, तुरंत भेज दीजिए, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ वरना ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे अब घर वाले हड़बड़ी में कि हाँ सच में ऐसा था, उस कॉलेज में पढ़ता था, नाम भी पता है सब कुछ, तो फटाक से आप 10, अगर वो 30 मांगा है तो 20
20-25 तो आप तुरंत भेज ही देते हैं कि तुरंत आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन बाद में पता चलता है जब आप अपने भाई के पास कॉल करेंगे तो पता चलेगा वो तो कॉलेज गया था। तो ये सब केसेज बहुत है, मतलब छोटे लेवल पे भी वो 3,000 5,000 ऐसे भी मांग ले रहे हैं। दिस इज वेरी कॉमन, उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है कि क्या किसके साथ कंडीशन है। वो ऐसे बात करेंगे कि सच में आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं। तो आदमी का जाता है ना, शक तब करता है जब थोड़ा ऑड चीजें हो। वो ऐसी चीजें बताएंगे जो सब कुछ आपको लगेगा हाँ, दिमाग वैसे ही सेट रहता है, अच्छा हाँ हाँ वो तो जाता है इस समय में, अच्छा वो बोल नहीं पाते हैं तो अच्छा हाँ कुछ दिक्कत हो गई। छोटा मोटा पैसे के लिए रिस्क नहीं लेता है कि पूरे जिंदगी के लिए लोग कहेंगे 10,000 मांगा नहीं दिया, इस तरीके का माइंड सेट आता है। तो लेकिन यही होता है कि आप मतलब उस कंडीशन में यही है कि आप तुरंत दूसरे रिलेटिव से पूछ लीजिए, पापा है ना तो पापा घर पे कोई और तो होगा, उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा ऐसा कंडीशन है क्या, पापा कहीं बाहर गए क्या, तो पता चल जाता कि नहीं पापा। प्रेशर वो इतना ज्यादा बना देते हैं ना कि आपका काम भी करना, वो रोने वोने लगते हैं एकदम नकली वाले एक्टिंग में कि हाँ बहुत है, मैं बहुत मतलब इनका हेल्प कर रहा हूँ, आपको लगे सच में कंडीशन है क्या, आप भी रोने लगेंगे। तो दैट हैज बिकम सो मच कॉमन। ये तो यही है कि इसका अवेयरनेस फैलाया जाए तभी इसको रोक सकते हैं। जैसे अभी नया नया है तो ये है कि लोगों को पता नहीं, लोगों को थोड़ा सी इस तरीके का हो, तो 90,000 केसेज इसमें हमको मिला है। नेक्स्ट न्यूज इज द साइबर सिक्योरिटी। किसका पार्ट है? जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी भी आता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी को खतरा है ना, कहीं ना फ्रॉड व्रॉड होता है। जो आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है वो भी जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। ओके, देन वी विल सी दैट द विकिपीडिया एंड एएनआई डिफेमेशन सूट। एएनआई का नाम तो बहुत आप लोग सुनते होंगे, न्यूज हर समय उसका माइक सबसे पहले दिखता है, एएनआई वालों का माइक दिखता है, एक न्यूज मीडिया है। अब ये है कि उन्होंने विकिपीडिया का भी नाम सुना होगा, विकिपीडिया जो हम लोग सर्च करते हैं सबसे इस समय ट्रस्टेबल बना है। तो विकिपीडिया जो है वो एक तरीके का वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करता है, जैसे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एनजीओ है। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो मिलकर अपना, जैसे कोई आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कंटिन्यूसली आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप अपडेट कर सकते हैं। फिर जब आप कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे, और वहाँ पे जो विकिपीडिया बस ये करता है कि ऊपर से रेगुलेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखता है, वो देखता रहता है कि हाँ जो डेटा दिया जा रहा है वो मतलब वेरीफिएबल है, मतलब ठीक ठाक है। और जब जो वॉलंटियर्स कंटिन्यूसली ये सपोर्ट करता रहता है तो उसी को ट्रस्टेड वो लोग मान लेते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा वो लोग कंसेशन देते हैं कि आपको किसी और का भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। जैसे मैं भी जाके विकिपीडिया पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत वेरिफिकेशन उसका होता है, कोई और वॉलंटियर्स वेरिफिकेशन करेगा, वो वहाँ पे विकिपीडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बोलेगा अगर मैंने गलत कुछ दे दिया। जैसे मैंने बोला कि गोरखपुर से बस्ती का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और सही में पता चले कि नहीं 70 किलोमीटर है, मैंने चेंज कर दिया, तो तुरंत वेरिफिकेशन होगा। जो आप 70 से 10 करेंगे तो जो वहाँ पे चला जाएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है और वो गलत है, तो फिर वो आपको हटा देंगे। और अगर आप बार बार गलत एंट्री देते हैं तो ब्लॉक भी कर देते हैं, उस एंट्री को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया इज एनजीओ, वॉलंटियर्स वहाँ पे काम करते हैं और बाद में जाके ऊपर लेवल पे वो लोग थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग है। तो देखिएगा आप लोगों के पास या हमेशा साल में 1-2 बार आता है कि डोनेट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग किसी से पैसे नहीं लेते हैं, एडवर्टाइज नहीं करते हैं, तो आपके डोनेशन पे ही चलता है। तो वो डोनेशन मांगते हैं, हर साल में 2-3 बार आता है मैसेज। तो हाँ जनरली मैं पे कर देता हूँ, मैं बहुत यूज करता हूँ विकिपीडिया का, क्योंकि मेरे लिए बहुत ट्रस्टेबल भी है, बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाता है। और आप लोग भी जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना, विकिपीडिया का जो पहला दूसरा पैराग्राफ होता है आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, वो 2 पैराग्राफ से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछती है। जैसे कोई भी चीज हो रहा है विकिपीडिया का जाके 2 पैराग्राफ, आपको बहुत बड़ा उनका आर्टिकल होता है, आप पूरे मत पढ़िए लेकिन 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत वो यूजफुल होता है। ओके, तो एक तो विकिपीडिया ये हो गया। एएनआई एक न्यूज मीडिया है। न्यूज मीडिया को इन्होंने विकिपीडिया पे एक जगह लिखा हुआ था कि ये जो न्यूज मीडिया है, ये जो भारत इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट में बनाया गया है, कि वो जो भी न्यूज होती है वो सपोर्ट में पपेट टाइप का है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा और गवर्नमेंट के पक्ष में फेक न्यूज भी चलाता है, ऐसा इन्होंने लिखा था। फिर एएनआई ने चेंज किया, एएनआई भी वॉलंटियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने वेरीफाई करके फिर दोबारा चेंज कर दिया और उस ऐप सेक्शन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जैसे कुछ सेक्शन होता है अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे अगर उनको लग गया कि कोई जबरदस्ती चेंज कर रहा है और उसको दोबारा विकिपीडिया रिवर्स कर देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे एएनआई के बारे में इन्होंने लिखा कि ये ऐसी है, एएनआई एक बार वॉलंटियरली चेंज कर सकती है, दोबारा इन्होंने वेरीफाई करा, दोबारा उन्होंने रिवर्स करके लिख दिया कि दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड दे आर रनिंग द फेक न्यूज, ऐसे ऐसे लिखा इनके बारे
बारे में। तो अब दोबारा जब इन्होंने चेंज किया तो रिपोर्ट क्या होगा कि ये बार बार चेंज हो रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये नहीं कर पा रहे थे, फिर ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस किया है कि डिफेमेशन का, कि ये हमारे बारे में झूठा न्यूज फैला रहे हैं, दैट इज द फेक न्यूज। ओके, तो उसी पे है। तो एक यहाँ पे बात ये हो रही है कि जितनी भी, जैसे विकिपीडिया अपने आप को ऐसा भी कहता है कि मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, विकिपीडिया इज लाइक द प्लेटफॉर्म, कंटेंट तो कोई और क्रिएट कर रहा है, वॉलंटियर्स कर रहा है। और विकिपीडिया का ये है कि वो लोग आइडेंटिटी अपने वॉलंटियर्स का कभी वो रिवील नहीं करते हैं, एक बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे जो भी वॉलंटियर्स है, ताकि विरोध में, अब एएनआई बहुत बड़ा इस समय मीडिया हो गया है ना, उसके खिलाफ अब आम जनता है, उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी करवा सकता है। तो जो लिखता है ना वॉलंटियर्स, मानिए कोई लिखा होगा ना वॉलंटियर्स इनके बारे में, तो उनका आइडेंटिटी नहीं एक्सपोज करते हैं। जैसे आप भी चेंज करेंगे तो आपका आइडेंटिटी नहीं एक्सपोज होगा। तो वॉलंटियर्स को ये अच्छा लगता है कि मैं ट्रूथ को भी ला दे रहा हूँ और मेरा कोई थ्रेट भी नहीं है। जैसे आप किसी नेता के खिलाफ जाकर बोलना स्टार्ट करें तो वो तुरंत आपके खिलाफ गुंडे लगवा देगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना कि निकलना मुश्किल है, मेरे खिलाफ 10 केसेज हो रहा है। विकिपीडिया इसलिए वॉलंटियर्स का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें। अब ये एनआई वाले कह रहे हैं कि नहीं, उसका आइडेंटिटी भी बताइए कि किसने चेंज किया है। 3 जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इसको संभाल रहे थे इस पेज को, तो उसकी आइडेंटिटी की भी बात हो रही है। लेकिन एक रूल है हमारा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इंडिया का, वो एक मतलब छूट देता है, जैसे कि विकिपीडिया इज ए लाइक प्लेटफॉर्म एनी वॉलंटियर्स कैन राइट। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, सेलर कोई और हो सकता है, परचेजर कोई और हो सकता है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेम यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर क्रिएट करके अपना डाल सकता हूँ वीडियो, कोई और देखेगा। तो यूट्यूब तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है ना, क्रिएटर कोई और है और कंज्यूमर कोई और है। तो मानिए कोई क्रिएटर ऐसा कुछ वीडियो डाल दिया जो ऑफ सीन है, या जो क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, या जो राइट को प्रमोट करता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए यूट्यूब को हम नहीं जाके केस करेंगे। जो केस होगा वो जो क्रिएट किया उसके खिलाफ होगा। यूट्यूब पे हम केस नहीं कर सकते। इसको सेफ हार्बर डॉक्ट्रिन कहते हैं। सेफ हार्बर का मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनी ऑफ द क्रिमिनल केस। ये समझ में आ रहा है क्या है सेफ हार्बर का जो डॉक्ट्रिन है, कि जितने भी थर्ड, तो वैसे विकिपीडिया को भी ये प्रोटेक्शन है कि अगर कुछ वहाँ पे गलत किसी के खिलाफ लिखा गया है तो वो केस विकिपीडिया के खिलाफ नहीं होगा, वो जो लिखा है उसके खिलाफ होगा। लेकिन अब दिक्कत है कि जो लिखा है उसको, उसकी तो आइडेंटिटी ये लोग रिवील नहीं करते। तो अब ये हो रहा है कि फिर रिवील करना पड़ेगा। तो एक होता है कि सेफ हार्बर का जो हम प्रिंसिपल लेके चला रहे हैं, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो अगर खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं जितने भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनकी स्वतंत्रता पे क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हर केस उस पर करेंगे ना, तो वो कोई भी अपलोड करने के बाद 10 बार सोचेंगे। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है कि हम वीडियो अपना रख सकते हैं, आम जनता को भी अपना डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्रेस करने का मौका मिला है, वो कहीं ना कहीं कर्व होगा। दूसरी चीज़ है कि कोई भी वॉलंटियर्स फिर उतना अपने डेडिकेशन से नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अब बाद में केस हुआ, मेरा नाम आइडेंटिटी एक डिस्क्लोज हो गया, फिर वो जो कंपनी है वो मेरे पीछे पड़ेगी, फिर मेरा सेफ्टी का इश्यू आ जाएगा, हो गया ना, बहुत कुछ का इश्यू आ जाएगा। तो जिस तरीके से इस समय वॉलंटियर्स कुछ भी लिख सकते हैं जैसे अपना, लेकिन विकिपीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म में आप जाके कुछ लिख के आ सकते हैं, तो उतना नहीं है। आप दूसरे आइडेंटिटी से कैसे भी आप आइडेंटिटी अपना थोड़ा सा डिस्क्लोज, मतलब वो वील करके छुपा के आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो वही वाला इशू आ रहा है कि जो विकिपीडिया की फंक्शनिंग है, जो वॉलंटियर्स जिस तरीके से क्वालिटी दे रहे हैं, इस समय बहुत ट्रस्टेड है विकिपीडिया। स्टार्टिंग में नहीं था, धीरे धीरे इसको, इनके वॉलंटियर्स बहुत बढ़ गए हैं और बहुत ही ट्रस्टेबल वॉलंटियर्स हैं, इसीलिए विकिपीडिया पे अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ तक विकिपीडिया अपने नीचे लिख के रखता है कि फिर भी मेरा डेटा एक बार वेरीफाई कीजिएगा ट्रस्टेड सोर्स से। विकिपीडिया कभी क्लेम नहीं करता कि एकदम 100% मेरा ट्रूथ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आपको गवर्नमेंट की साइट या कोई भी रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार उससे आप जाके वेरीफाई करना होता है। इसी को लेके केस चल रहा है। डिफेमेशन जो है वो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन आर्टिकल 19 में ही जो क्लॉज 2 है उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। डिफेमेशन इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। तो इस पे बहुत डिबेट चलता है कि जो डिफेमेशन है, डिफेमेशन कहीं ना कहीं जो हमारा राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन होता है उसको कर्व करता है। और जब किसी भी सिटीजन का अगर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम कर्व करते हैं तो वहाँ की डेमोक्रेसी भी कर्व होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, डेमोक्रेसी उतनी
फ्लरिश नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी में क्या चाहिए कि सिटीजन अपने मन की बात कहे, फिर आप उस तरीके से अपने जो नेता हैं, जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, उनको आप अकाउंटेबिलिटी ला के सकें। जब आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, मानिए करप्शन का केस हो रहा है और आप बोले ही नहीं, या फिर डिफेमेशन का केस लगा दिया गया कि मानिए किसी लीडर है, उसका बेटा है, वो हजारों करोड़ का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और उसमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, फिर आप जो बोलने गए वो आप पे डिफेमेशन का केस लगा दिया कि 100 करोड़ का आपको पेनल्टी देना पड़ेगी, तो आप हटा लेंगे ना, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चला गया ना। आप प्रूव कीजिए कि आप सही हैं, मतलब आपका टोटल बिजनेस सही है। आप एकदम डिफेमेशन का केस लगा के एक तरीके से थ्रेट भी तो क्रिएट किया जा सकता है। आम जनता कैसे 100 करोड़ का अगर आप उस पर केस कर देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो दिस इज द केस, मतलब यहाँ पे विकिपीडिया और एएनआई के बीच में जो डिफेमेशन का केस चल रहा है उसी पे ये एनालिसिस है। देन वी विल सी दैट द धनुष नयनतारा डिस्प्यूट एंड कॉपीराइट लॉ। कल पढ़े रहे थे ना, धनुष ये नयनतारा का एक बायोपिक बन रहा है। नयनतारा ये तमिलनाडु तमिल जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी इस समय सुपरस्टार है, एक्ट्रेस है, पता होगा आप लोगों को, सुपरस्टार ही है ये, आजकल प्रोड्यूसर भी बन गए, ये रिश्तेदार भी हैं, रजनीकांत के दामाद हैं शायद, हाँ ठीक है। और एक कौन सा पिक्चर राजड़ा आया था, राजड़ा में थे वो धनुष, राजड़ा पिक्चर देखा है? राजड़ा नहीं देखा? सोनम कपूर और ये है धनुष, धनुष है, ठीक है, देखिएगा, बहुत उसमें अच्छा अच्छा वो भी है, मतलब अच्छी स्टोरी है उसकी। तो धनुष ने इन पे केस किया है कि मतलब इन्होंने जो यूज किया है इनका क्लिप, तो 1 करोड़ रुपए का इन पे केस किया कि हमें घाटे लगे। अब दिक्कत ये है कि जैसे धनुष उस समय वो प्रोड्यूसर थे, जिस मूवी में का क्लिप इन्होंने यूज किया, जैसे बायोपिक होगा, एक एक्ट्रेस का अगर बायोपिक आप बना रहे हैं तो उसका पिक्चरों से ही तो नाम होता है, तो वो अपने बायोपिक में पिक्चर्स का सीन तो दिखाएगी ना, इस पिक्चर में ये था, इस समय स्टेज पे होता है। तो उन्होंने जो केस चल रहा है, तो धनुष ने कहा कि इन्होंने मेरा जो पिक्चर का है वो क्लिप यूज किया है, लेकिन जो नयनतारा है वो बोल रहे हैं कि मैंने पिक्चर का क्लिप नहीं किया है। पिक्चर जब बन रहा था तो बैक साइड में मैंने अपने मोबाइल से वो सीन करवाया था, उसी स्टेज पे है पर वो मोबाइल से है। तो कॉपीराइट लॉ ये है कि देखिए, कॉपीराइट जब एक मूवी बनता है तो उसमें बहुत से लोगों का कॉपीराइट होता है, एक प्रोड्यूसर का हुआ, स्क्रिप्ट राइटर का हुआ, ठीक है, फिर उसमें जो गाने लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, सब लोग है ना, सब लोग कॉपीराइट में आएंगे बहुत सा। अब पूरा पिक्चर का प्रोड्यूसर कॉपीराइट नहीं कर सकता है, उसमें जो सिनेमेटोग्राफी होती है उसी का कॉपीराइट होता है, कि जिस तरीके से आप एंगल बना के फोकस करते हैं, जिस तरीके से आप एंगल से सीन लेते हैं, वो आपका है ना जो प्रोड्यूसर हुआ। तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि एकदम 100% हम कॉपीराइट नहीं दे सकते हर एक स्टेज का, क्योंकि एक तो बायोपिक बन रहा है, तो बायोपिक जिसका बनेगा तो वो कहीं ना कहीं अब जहां जहां काम किया उसका तो यूज करेगा ना। और ये है कि अगर आप प्रोड्यूसर का है तो प्रोड्यूसर का जो ऊपर, या तो उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया हो कि इस स्टेज पे जितना भी चीजें होगा सबका कॉपीराइट मेरे पास होगा। नॉर्मल जो कॉपीराइट होता है एक प्रोड्यूसर का सिनेमेटोग्राफी जो होती है उस पे होता है। सिनेमेटोग्राफी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस एंगल से पिक्चर लिया जाता है, आप लोग देखते होंगे काफी उस एंगल से जिस तरीके से सीन्स दिखाए जाते हैं उस पे बहुत इंपैक्ट आता है ओवरऑल मूवी पे। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि अभी लॉ ये इस पे मतलब ये केस हुआ है। अब केस में ये देखना है कि सिनेमेटोग्राफी या जो कॉपीराइट का लॉ है, हमारा पेटेंट एक्ट ऑफ 1957 है, इस वही प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट को, और वो कहाँ तक एक मूवी का जो पिक्चर बनता है किस एक्सटेंट तक वो प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट को, किसके किसके कॉपीराइट को वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस पे थोड़ा सा तो वो हम एनालिसिस देखेंगे। क्लियर हो रहा है ये मैटर क्या है? मैटर ये है कि इनका मूवी था, बहुत साल पहले का था, 2017 का मूवी था, उसमें वो काम की थी। अभी इनका बायोपिक बन रहा है, उस मूवी का इन्होंने कुछ क्लिप यूज किया है, ठीक है। तो इनका ये है कि मोबाइल से हमने जो लिया था वो यूज किया, आपका जो कैमरा वैमरा लगा था उसका वाला मूवी से हम डायरेक्ट नहीं उठाए हैं, हम अपना पीछे से बनवा रहे थे, वो है, ठीक है। अब ये चेक होगा कि सच में वो मोबाइल का ही है कि वो मूवी का है, एक तो चेक ये होगा। अगर वो मोबाइल का है तो पहली बात तो बहुत कुछ नयनतारा के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि जब तक ओरिजिनल जो कैमरा प्रोड्यूसर यूज करता है उसी को हम मूवी का पार्ट मानते हैं, ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब बायोपिक बनता है, जैसे बायोपिक का मतलब क्या होता है, बायोपिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बायो मीन्स बायोग्राफी, पिक मतलब पिक्चर्स, जो आपका बायोग्राफी होता है उसका जो पिक्चर टोटल आप करते हैं वही बायोपिक होता है। तो उसी पे है कि नयनतारा उस समय इनके जो पति थे वो डायरेक्टर थे, बाद में उनसे शादी हो गई, उस समय शादी नहीं थी हुई थी उनके, जो उसी पिक्चर के जिस पिक्चर का उन्होंने क्लिप लिया है। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, इस पे क्या क्या मैटर हो रहा है। ओवरऑल मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम चीज को समराइज कर ही दिया। ओके, नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमिया कुमार बागची पासे जब है, तो बस आप पीसेस में ये देखिएगा कि पूछ देता है कि ये कहाँ से एसोसिएटेड थे, तो यू शुड नो। इन भूषण इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज ऑफ द प्लास्टिक अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया से इट विल नॉट बैक द यूज ऑफ प्लास्टिक अल्टरनेटिव। बुशान कहाँ पे है?
साउथ कोरिया में मीटिंग चल रहा है कि हम प्लास्टिक को जो ये वन टाइम यूज का जो प्लास्टिक होता है उसको कैसे हम टैकल करें, क्योंकि उससे काफ़ी इन्वायरमेंट को वो हो रहा है। अब ये है कि उसको अगर आप हटाना है तो अल्टरनेटिव लाइएगा। तो ये इंडिया ये कह रहा है कि जो अगर आप कोई दूसरा देश बोले कि ये अल्टरनेटिव लाइए, होता है ना कि कोई देश का माने किसी देश में पेपर बहुत सस्ता हो या किसी देश में जूट बहुत सस्ता हो, तो जूट वाला जूट कहेगा, पेपर वाला कहेगा पेपर है। तो इंडिया ये बोल रहा है कि हम ना अल्टरनेटिव अगर कोई बताएगा वो हम यूज नहीं करेंगे। एक हमारा खुद का डिस्कशन होगा, हम अपना खुद का कमेटी बैठाएंगे और कैसे अल्टरनेटिव लाना है प्लास्टिक का वो हम डिसाइड करेंगे। हम प्लास्टिक हटाना चाहते हैं पर वो हम अपने अनुसार हटाना चाहते हैं कि हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ऊपर से कोई लॉ या कोई एग्रीमेंट या कोई टीटी नहीं होना चाहिए जो सब पे फोर्स कर दे। होता है ना कि आप फोर्स कर दे रहे हैं कि आप यही यूज कीजिए। जैसे होता है कि क्लासरूम का अगर कोई ये फोर्स कर दे कि उसमें ग्लास नहीं यूज हो सकता है, हो गया ना कि एक क्लासरूम बने और उसमें ग्लास नहीं यूज हो सकता है, तो वो लॉ बन गया ना कि ग्लास यूज करना ही बैन हो गया। लेकिन ये कोई यूज करे कि आप उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना सकते हैं, तो होगा कि ग्लास यूज करके भी वेंटिलेशन क्रिएट किया जा सकता है। होता है ना। तो इंडिया कह रहा है कि हम वेंटिलेशन के लिए तैयार हैं, प्रॉपर तरीके से हम प्लास्टिक हटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम ग्रेजुअल फेज में हटाएंगे और हम खुद अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि हमारे वहाँ क्या अवेलेबल है, उसको करेंगे। कोई एग्रीमेंट अगर इंटरनेशनल लेवल पे बनता है और वो इम्पोज होगा तो वी विल बी नॉट एक्सेप्टिंग। तो यही है। अभी देखिए अभी फाइनल डॉक्यूमेंट्स आता है तो क्या होता है, अभी तो डिस्कशन चल रहा है। जीएस पेपर 3 अगेन इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। लिथुआनियन ड्रामा टॉक्सिक विंस गोल्ड पिकॉक। तो ये पीसेस के लिए हो गया कि गोल्ड पिकॉक अवार्ड है और किसको मिला है, लिथुआनिया का जो ड्रामा है टॉक्सिक विंस, टॉक्सिक, ठीक है। तो ये पीसेस में सिर्फ नाम आप लोगों को याद करना है, ये पीसेस में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। लिथुआनिया कहाँ पे है, रसा से पहले ये रसा से सब जुड़े थे, अभी टूट टूट के हुए 1991 के बाद, पहले ये यूएसएसआर के पार्ट थे। तो ऊपर जब आप देखिएगा रसा का ईस्टर्न साइड पे आपको ये सब मिलेगा, लिथुआनिया, लैटविया, ये बेलारस, ये सब उसी एरिया में है। दे आर नाउ द ईस्ट। फार्मर्स मस्ट गेट हाई क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर सेज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो ये तो बात हो ही रही है कि जो फार्मर्स का हमेशा भी मीटिंग चल रही है और उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं उनको हाई क्वालिटी सीड्स मिलना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकें। तो अगेन इट विल बी पार्ट ऑफ कहाँ पे ये हो रहा है उसको लेके पीसेस में पूछेगा, और एग्रीकल्चर में हम क्या चाहते हैं, ओवरऑल क्या नीड है फार्मर्स का। और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर दो जगह पे आता है, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में आता है। तो ज्योग्राफी में ये होगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा तो वो सॉइल से रिलेटेड होगा, इरिगेशन से रिलेटेड होगा। और सेम अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आता है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, किस तरीके का पैसा मिल रहा है, कितना इनपुट्स फार्मर्स को लग रहा है और कैसे बेच रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लाइमेटिक हो जाएगा जो ज्योग्राफी में होगा, जमीन से जुड़ा होगा और इरिगेशन ये सबसे होगा। और जो इधर आएगा जीएस पेपर 3 में दैट विल बी फ्रॉम द इकोनॉमी कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पैसे कितने लग रहे हैं और कितना आउटपुट हो रहा है। समझ में आ रहा है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ओवरलैपिंग है, एक ही चीजें दो जगह पूछते हैं और क्वेश्चन भी उठा उठा के एक ही टॉपिक से दोनों जगह पूछते हैं, पर आंसर लिखने का तरीका बदल जाता है। अगर ज्योग्राफी में पूछेगा तो जो आपका आंसर होगा, सॉइल की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, क्लाइमेट की कंडीशन की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, विंड की बात करेंगे, ये सब बात करेंगे, मानसून की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है कि खरीफ वाला है कि क्यों पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन जब एग्रीकल्चर में ये पूछ देगा इकोनॉमी में, तब आप बात करेंगे कि इनपुट्स क्या क्या लगता है, क्या उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे हम ला सकते हैं, और आउटपुट कैसे हो सकता है, प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है, और मार्केट से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेम चीज़ को लिख सकते हैं दो तरीके से। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 3, यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि क्या ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन ऑफ फोर्स। ये ग्रेडेड का मतलब ग्रेजुअली आप एक दूसरे से बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन कमीशन है, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये एक्ट जो बना था 2021 में बना था। ये जितना भी दिल्ली और उसके आसपास के रीजन है वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है जिससे एयर पोल्यूशन के चांसेज होते हैं, जैसे इसमें राजस्थान भी आ जाएगा, हरियाणा भी आ जाता है, वेस्टर्न यूपी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 स्टेट इसमें प्रॉपर तरीके से आते हैं। ओके, तो यही है कि बात ये हो रही है कि यू नीड टू प्रोवाइड द
जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जब आप ये सब लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे रोक, तो साथ साथ आप कुछ अलाउंस दे दीजिए ड्यूरिंग द दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वर्क। जहाँ जितने दिन बैन है तो उसी को है कि दिल्ली गवर्नमेंट दिया ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अभी हमने कल भी पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री ये आयुष्मान योजना है उसको भी लेके डिबेट चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक दूसरा डिबेट ये वाला है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये ग्राफ क्या है। जो कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसका जो जितना भी ऑर्डर होता है दैट इज बाइंडिंग है कि स्टेट्स को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज इज द पंबन ब्रिज। तो पंबन ब्रिज किसको कनेक्ट करता है? ये 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है एंड दिस कनेक्ट द रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया। ओके, तो यहाँ पे है कमिश्नर फॉर द रेलवे सेफ्टी बना रखा है कि वहाँ पे है कि वहाँ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है सी मरीन लाइफ एक वो सस्टेनेबल है कि नहीं, इसी पे इसको लेके बातें हो रही हैं। ओके, जो रेलवे का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे जैसे जितने भी इनके इक्विपमेंट्स बनते हैं, रिसर्च होता है, दैट इज द रिसर्च डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, RDSO। जितने भी जैसे इंडिया में रेलवे से रिलेटेड न्यू कोच आ गया, न्यू इंजन आ गया, उसका जो रिसर्च करता है RDSO करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। लंबाई है ब्रिज की 2.05 किलोमीटर लॉन्ग है और जो वर्टिकल उसकी हाइट है दैट इज 72 मीटर लॉन्ग वर्टिकल लिफ्ट स्पैन। ठीक है, तो पूरा वो एकदम उसको बीच में बना रहे हैं, तो काफ़ी उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। रिस्क कितना एसोसिएटेड है उसी को लेके ये कमेटी पूरा देख रही है। यहाँ पे है कश्मीर में जो हुआ है दैट इज आफ्टर 500 ईयर्स शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन द श्रीनगर में ये हो रहा है। तो एक तो प्रीलिम्स के लिए ये जानिए, कल्चर में ये होगा कि हमारा जो है कल्चरल जो पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है, तो सेंट्रल एशिया से में कभी भी लिखना हो तो एक हमने इनिशिएटिव में ये लिख सकते हैं। कभी इंडिया सेंट्रल एशिया पे अगर क्वेश्चन आता है तो 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। इस इनिशिएटिव का नाम है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे क्या बुला रहे हैं, जितने भी हम इस आसपास के एरिया के क्राफ्ट्समैन हैं उनको हम बुला के वहाँ पे एक दूसरे से शेयरिंग, जो उनका स्किल्स है, जो उनके आर्ट का जो भी नॉलेज है वो शेयर करने के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कश्मीर का सबसे महान किंग माना जाता है दैट इज द जैनुल। ये मुझे लगता है कि ही वॉज एट द टाइम ऑफ द बाबर, बाबर के टाइम पे ही था, 1526 से 1530। मुझे लग रहा है ये लैटर मुगल में था, मतलब ये अकबर अकबर का कब से था? 1605 1556 से 1605 तक, 5 तक था, 1605, फिर 1605 से जहांगीर, 1627 से 1652 तक ये थे शाहजहां, उसके बाद 1652 से 1707-8 तक वो थे औरंगजेब। यही अब्दिनी का आप देख लेंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अब्दिनी का अटैक भी हुआ है दिल्ली पे। दिल्ली में उन्होंने अटैक भी किया, मुगल ही टाइम पे अटैक है। लेकिन अब्दिनी के टाइम पे ये माना जाता है कि जो आर्ट एंड कल्चर कश्मीर का है, कश्मीर का सबसे जो पीक पे था वो अब्दिनी के टाइम पे। अब कश्मीर का अगर किसी को हीरो, अनडिस्प्यूटेड हीरो है तो जैनुल अब्दीनी है। हाँ, सबसे ज्यादा मेन है। जैसे गुप्ता काल को माना जाता है कि सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर या सोसाइटी सबसे पीक पे था, गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में। सेम ऐसे अकबर के टाइम को माना जाता है कि अकबर के टाइम पे भी काफी फ्लरिशिंग हुई थी। तो ऐसे ही कश्मीर अगर रीजन को देखें तो अब्दीनी का माना जाता है। ये भी था कि वो बहुत एक तरीके से होता है ना, दरिया दिल टाइप का भी आदमी था। ऐसा नहीं था कि बहुत अटैक वटैक तो ध्यान देता था, वो मेनली सोसाइटी पे भी ध्यान देता था और सोसाइटी को बहुत उस समय हारमनी भी था इनके राज्य में। ऐसा नहीं था कि इन्होंने सबको प्रमोट किया, ये नहीं कि किसी पे सरिया लगा दिया या किसी को बहुत ज़्यादा इन्होंने एक स्ट्रिक्ट रिलीजन का भी नहीं किया है, तो इसीलिए भी इनको महान के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज द गुरुपतवंत सिंह पन्नू। ठीक है, तो ही इज फ्रॉम द US और अभी इन पे इंडिया पे आरोप लगा था कि इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो मिलकर इनको मारने की कोशिश किए थे, कैसे कैसे बच गए। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर को मारा है कनाडा में और ये लोग खालिस्तानी मूवमेंट के एडवोकेसी कर रहे हैं कि सिख रिलीजन के नाम पे एक अलग देश बनना चाहिए और वो पंजाब में ही अलग सिख खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ये मूवमेंट 1980 के टाइम पे बहुत पीक पे था। इंदिरा गांधी का किलिंग भी तो यही हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था, जिससे जो इनका अमृतसर का है क्या है गुरुद्वारा,
उस पर गोलीबारी चली थी, उसी के विरोध में मार दिया था गोली। तो ये सब बहुत है, ये सब आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्ट है, डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन ये जानिए कि जो खालिस्तान का डिमांड चल रहा है वो उसी टाइम से चल रहा है। मेन है कि वो पहले तो अपने सिख इसके नाम पे एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। पहले हिमाचल, पंजाब और हरियाणा एक ही में था, बाद में हिमाचल को तोड़ के बनाया, फिर हरियाणा को बनाया, ठीक है। तो उसी समय से बीच में हिंदू और सिख्स के बीच में काफ़ी लड़ाई चली थी। फिर हम देखते हैं 1984 में एकदम पीक पे जाके जो राइट्स हुए। तो 1990 में भी बहुत पीक पे था, 1995 से जाके थोड़ा थोड़ा हुआ। 1995 में भी बेअंत सिंह को गोली मारा था, वो पढ़ रहे थे अभी। उन्हीं का मत्सी पिटीशन परसों पढ़ रहे थे ना, कि उन्हीं का मत्सी पिटीशन गया है प्रेसिडेंट के पास, जिसने मारा था गोली उस चीफ मिनिस्टर को। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे केपीएस गिल को भेजा गया था डीजीपी बना के, तो वो बहुत कंट्रोल कर लिए थे। 2000 तक आते आते हमने एकदम हटा दिया था कश्मीर इश्यू को, एकदम कश्मीर नहीं, पंजाब इश्यू को 100% रिजॉल्व कर दिया था। एक समय था 1980 से 2000 तक कि पंजाब का इशू कश्मीर से भी ज़्यादा ग्रेव था। लगता था कि अब तो करना ही पड़ेगा, जैसे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। जैसे कश्मीर का लगता है ना कि मुश्किल है बहुत उसको इंटीग्रेट करना या वहाँ पे जाके एकदम प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लाना। सेम वाज द केस विद द दिस पंजाब। लेकिन पंजाब में यह है कि केपीएस गिल और हमने काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पे पॉलिसी लाए। एक तो हमने आर्मी को का भी यूज किया, पुलिस का भी यूज किया, साथ साथ हम वहाँ पे अच्छे अच्छे पॉलिसी लाए, और उसके कारण लोगों में भी गया कि हाँ, इंडिया के साथ हम इंटीग्रेट करके अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन अभी भी है, कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी हो सकता है, जैसे ये लोग हैं। तो ये सब फॉरेन स्टेट जैसे यूएस में है या कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है या यूके में, ये लोग अपना मूवमेंट दिखाते रहते हैं। इसी को लेके था अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने डीजीपी का मीटिंग बनाया था, उसी में इन्होंने थ्रेट दिया है। तो बस आप इतना ही जानिएगा। इस मीटिंग में अपने जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो भी आने वाले थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल है, वो भी सब लोग मीट करने वाले थे। नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट। यही है कि जो आपकी प्राइवेसी है, जैसे जब तक डिजिटाइजेशन हम चीज़ों को कर रहे हैं, तो जितना हमें चीज़ें सहूलियत हो रही है, उतना हम एक्सपोज भी हो रहे हैं। हमारी डेटा कहाँ पे भी चली जा रहा है हमें पता ही नहीं है। हमारे पिक्चर सब कोई भी यूज कर सकता है ना। अब हम लोग खुद इंस्टाग्राम पे डालते हैं, खुद फेसबुक पे डालते हैं, खुद व्हाट्सएप पे डालते हैं, लेकिन एक बार हमने आपने पब्लिक कर दिया तो वो उसका कोई भी कर सकता है। हल्का सा कोड तोड़ना होता है, आपके में एंट्री मारनी होती है, लेकिन आप तो चले गए ना पब्लिकली। आपका तो है, ग्लोबल लेवल पे आपका डेटा है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का इशू है और प्राइवेसी का इशू है, वो कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट करता है। और खासकर जो डिजिटल अरेस्ट का केस है, कि डिजिटल अरेस्ट में यही है ना, आपकी जो मेन डेटा है उसी का मिसयूज कर रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आजकल डकैतियां तो रुक गई हैं, जो नॉर्मल डकैतियां होती थी, लेकिन बड़े लेवल पे ये डकैती हो रही है। पहले तो आते थे कि तो उनको रिस्क रहता था, अब तो दूर बैठे ही वो दूसरे देश से ही सब कर रहे हैं। तो काफ़ी अटैक हुआ है इंडिया का जो केस है। जैसे इसी में डिजिटल अरेस्ट पे ही मेन इन्होंने डिस्कशन किया है कि व्हाट इज द डिजिटल अरेस्ट और कैसे इंडिया का केस है। 92,000 अभी तक इंडिया का जो अफेक्टेड अभी है, पिछले साल का जो है, तो 92,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसमें मैक्सिमम लोगों को, किसी किसी का तो ऐसा कंडीशन आया है कि उनकी पूरी जिंदगी का कमाई वो लेके गए, बैंक में रखा है पूरी जिंदगी का। एक तमिलनाडु का ही केस था कि उसमें नियर अबाउट एक ऑफिसर थे, पूरी जिंदगी की कमाई उनके 1 करोड़ कुछ था, और पूरा जिस बैंक से था सारा का सारा निकाल के ले गए। तो इस तरीके का केस बहुत कॉमन है। तो यही है, इसका अवेयरनेस है। उसके सिवा आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है, वो जगह जगह अपना जो साइबर सेल है वो करे। साइबर सेल अभी छोटे जगहों पे नहीं मिलता है। जैसे अब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि जहाँ जहाँ पे भी पुलिस स्टेशन नॉर्मल है, वहाँ पे भी एक साइबर सेल की जरूरत है। नॉर्मल एसएचओ का जो एरिया होता है उसमें एक साइबर सेल की अभी नीड हो गई। जितना नॉर्मल चोरी वोरी नहीं हो रहा है, उससे दुगुना तेजी से अभी डिजिटल वाला फ्रॉड हो रहा है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ में, अब क्योंकि अब चीज़ें डिजिटाइज हो रही है, हर चीज़ में आप पैसा डिजिटली रख रहे हैं। कहाँ कोई पैसा ऐसे कैश लेके घूम रहा है, इधर से इधर बस हम ट्रांसफर कर रहे हैं। फोन पे आ गया है, ये सब आ गया, तो और ईजी। सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो वहीं पे क्यूआर कोड देख के दे रहे हैं। तो दैट हैज़ द लेवल ऑफ द डिजिटाइजेशन ऑफ द थिंग। तो डिजिटाइजेशन ऑफ द आपका जो ट्रांजेक्शन है वो भी हो रहा है। फिर आपकी प्राइवेसी है, हर चीज़ में आपका आधार मांगते ही हैं, हर चीज़ में आपका पैन कार्ड अपलोड करवाते ही हैं, हर चीज़ में आप बायोमेट्री भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर आपकी आइडेंटिटी आप एक्सपोज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल साथ साथ बढ़ रहा है, साथ साथ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी इसका मिसयूज करने के बहुत चांसेस है। जैसे अभी एक रिपोर्ट आया था, जो हमारे आधार जो ये कौन सी है, आधार कौन सा अथॉरिटी रखता है, आधार यूआईडी, हाँ, तो उनका अभी रिपोर्ट आया था कि 80 करोड़ लोगों का आइडेंटिटी किसी और ने चोरी करके ले गया।
80 करोड़ जो हमारी आइडेंटिटी आधार थी, तो उसमें हम आप सब आए होंगे। ठीक है। फिर अभी आया था रिपोर्ट कि पीएनबी का जो था, पीएनबी का उनके डिजिटल उससे पूरा डेटा निकाल के ले गए थे, उनके जितने भी कस्टमर थे। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आ रही है, और सेफ्टी सिक्योरिटी में हम उतना स्ट्रांग नहीं है। हम तो अपना प्लान लेके आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उतने तेजी से बैंक्स भी तो अपना सिक्योरिटी को मजबूत करें, क्योंकि हमारा डेटा हम तो देते नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है उनके वहाँ से होता है, जो बैंक्स हैं, जो ये आधार की जो अथॉरिटी है उनके पास से हो रहा है। डेटा बेच भी रहे हैं, यही बेचने का भी कई केस आया है कि ये डेटा लिया और फिर बेच दिया, और वो बहुत महंगा बेच रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा डेटा किसी काम का नहीं है, वो डेटा बहुत यूज का है जो हम वो देते हैं। जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हाँ ये बच्चा पहले से आप हम लोगों पे जो आता है एडवर्टाइजमेंट कि ये, तो वो कहीं ना कहीं डेटा उनके पास चला गया होता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे डेटा तो आपका ऐसे भी चोरी होती है, जैसे हम लोग कुछ यूज करते हैं। जो आप कहीं पे भी कुछ बात भी करेंगे, बाद में आपके मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट टाइप का आने लगता है। तो कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि जो बाहर से हमारी मोबाइल वोबाइल आती हैं, लैपटॉप, उस पर वो कुछ लगा के रखते हैं कि वो वहां से ट्रेस करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारा एक माइक को खोल लेते हैं। हम्म, हमारा जो माइक होता है उसको भी वो कंट्रोल करते हैं। तो वहां से जो हम बोलते हैं, हमें लगता है कि माइक तो मोबाइल तो बंद है, चुपचाप रखा है, कहीं ना कहीं दे आर ट्रेसिंग ऑल द थिंग। तो यहाँ से डिजिटली जिस तरीके से हम सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वही इसमें डिस्कशन हुआ है कि उतने जो पैसे की नीड है उसके लिए हम तैयार ही नहीं है। तो यही है कि गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे इस पर ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल डिस्कशन यही है। वही इनमें डेटा दिया है, एक बार आप लोग घर जाके डेटा देख लीजिएगा कि कहाँ का क्या है। विकिपीडिया एएनआई मैंने समझा ही दिया है, ये समझ में आ गया ना, कि फिर एक्सप्लेन करूँ। सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे यह है कि इनका जो सेफ हार्बर का जो लॉ है, सेफ हार्बर प्रोविजन, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में प्रोवाइड करता है, और उसके अनुसार ये है कि थर्ड पार्टी को ये कभी भी दोषी नहीं ठहराएंगे। जैसे अगर यूट्यूब पे जो भी कोई भी डालता है, क्रिएटर है, तो यूट्यूब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो क्राइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्रिएटर के पास होगा। ये विकीमीडिया जो फाउंडेशन है, विकीपीडिया का जो ओरिजिनल ग्रुप है विकीमीडिया फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है और ये यूएस में बेस है। इसका जो मेन बेस है दैट इज इन द यूएस। यही पूरे तरीके से विकीपीडिया पे जितना भी सपोर्ट की जरूरत होती है टेक्नोलॉजी की, वो प्रोवाइड करती है, और जो कंटेंट बनाते हैं वो वॉलंटियर्स बनाते हैं। फिर एक कंडीशन होता है कि जो वॉलंटियर्स है उसी को प्रमोट करके ये एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वो इसमें कहीं है कि फिर वो प्रमोट करके एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। उसके बाद ये है कि अगर कई बार आप एक ही डेटा को बदलते हैं और डेटा सही है और आप गलत डेटा को ला रहे हैं, तो एक्सटेंडेड कंफर्म प्रोटेक्शन और द फुल प्रोटेक्शन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या जो वॉलंटियर्स होता है, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, वो उसके लिए अप्लाई करेगा विकीमीडिया के पास। विकीमीडिया उसको लॉक कर देगा, फिर आप बदल नहीं पाएंगे। जो चीज़ें आप बार बार बदल रहे हैं उसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंफर्म प्रोटेक्शन। जो जितने भी पैराग्राफ है वो चीज़ें बदल नहीं पाई जाएंगी। तो यही था, पहले उन्होंने यहाँ पे दिया तो है एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है वो। ठीक है। एक चीज और भी अच्छा है कि विकीमीडिया बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले नहीं करता है कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, और जो ट्रस्टेड जो उनके वॉलंटियर्स है उसके लिए भी उन्होंने थर्ड बॉडी को ही रख के रखा है ताकि बायसनेस ना हो। जैसे हम लोग कई बार क्लेम करते हैं कि वो अपने ही जैसे लोगों को, जैसे एंटी इंडिया को ही वो प्रमोट करता है, कई बार ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा है कि उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। दैट इज ऑल्सो, वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्शन के थ्रू होता है, और उसमें भी हम डायरेक्ट किसी को वो नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आप हम कोई भी लिख सकते हैं, तो हम अपना नॉलेज का भी यूज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ से होगा। जैसे गवर्नमेंट अगर करती है तो गवर्नमेंट के ही लोग लिखेंगे। जैसे आप देखिए इस समय किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा, जो गवर्नमेंट आती है उसी टाइप के आइडियोलॉजी को के लोगों को प्रमोट करने लगते हैं। वाइस चांसलर हुआ, जो डिपार्टमेंट का हेड हुआ, आप देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी का कल्चर होता है। तो कहीं ना कहीं अब विकीमीडिया अगर इस तरीके का प्रमोट कर रहा है कि हम आप कोई पे भी अपने टैलेंट के नाम पे कर सकते हैं, जैसे आइडियोलॉजी उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। हम आपका व्यू, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। बिसाइड दैट कि यहाँ पे जो अगर इंटरवेंशन हुआ और अगर जुडिशरी ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का आप आइडेंटिटी इनक्लोज डिस्क्लोज कीजिए, तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा हुआ है। धनुष नयनतारा का वही केस है कि जो they are using that the section 52 of the copyright,
यहाँ पे है कि कुछ चीज़ें ऐसा है जो सोसाइटी के यूज के लिए भी एक्सेसिबल होता है। जैसे जो आप कोई, जैसे मैं कॉपीराइट के लिए क्लेम करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि 100% है। अगर कभी लगे कि सोसाइटी के ग्रेटर फायदे के लिए उसको कॉपीराइट को हटा सकते हैं एक आम जनता को। जैसे एक एग्जांपल दिया था, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो केस हुआ था कि वहाँ पे बच्चा जाए और वो फोटो कॉपी करा के पढ़ सकता है। तो वहाँ पे ग्रेटर है ना कि गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, इतना महंगा बुक होता है। आप देखिएगा जो किसी भी फॉरेन राइटर्स के या बड़े बड़े जो राइटर हैं उनके बुक्स, शशि थरूर का ही बुक देख लीजिए, 2-2 हज़ार का आता है। वो 1,500-1,500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार का होता है। लेकिन मानिए किसी बच्चे को सिर्फ 3 चैप्टर चाहिए, उसके सिलेबस में सिर्फ उस बुक से 3 चैप्टर है, तो 2,000 खर्च नहीं करेगा। 20 पन्ने या 50 पन्ने अगर उसको फोटो कॉपी करा रहे हैं तो 25 रुपए में हो जा रहा है ना। तो इसी बात को है कि फॉर द ग्रेटर, यहाँ पे ऑलरेडी कॉपीराइट एक्ट कुछ कुछ छूट देता है, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने कहा है कि जो मूवी बनता है तो मूवी में ये है कि कहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, एकदम पूरे टोटल वर्क में हुआ है कि कुछ सेक्शन में हुआ है, और कुछ सेक्शन में अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं अलाउड है कि नहीं, कुछ कंडीशन में है वो अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे वही उन्होंने कहा है कि जो मूवी का नाम था नानुम राउडी धान, ठीक है, 2015 का मूवी है। एंड उनके जो डायरेक्टेड बाय द विघ्नेश शिवम, इनके अभी हस्बैंड है। तो ये दोनों लोग मिलके ही उस पिक्चर में किए थे। तो वही ये कह रहा था कि जब उनके हस्बैंड भी उस पिक्चर में थे, वो भी थी, और बायोपिक उनका बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मूवी उनके लाइफ से रिलेटेड है, तो उसका कुछ क्लिप अगर यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कॉपीराइट का इशू तब आने लगता है जब आपकी क्रिएशन को मैं बेचने लगूं। ये बेच थोड़ी रहे, क्लिप करा आपके पूरे मूवी को बेचूं तब ना। मतलब बुक आपने लिखा, मैं आपका उठा के मैं बेचने लगूं वो बुक पब्लिश करा के, तो दिक्कत तब आता है। तो इसी पे ये मतलब डिबेट टोटल चल रहा है। अब कोर्ट ही इस पे बताएगा। अभी तो कोर्ट में ये मामला गया है, तो फर्दर इस पे क्या आता है, ये इशू आ सकता है। तो इन्होंने ये बताया, मतलब जो भी कॉपी राइट से रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पे इनका डिस्कशन है। सिनेमेटोग्राफिक जो होता है वही प्रोड्यूसर का मेन राइट होता है फॉर द एनी ऑफ द मूवी। बुसान इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज ऑफ द प्लास्टिक अल्टरनेटिव। तो ओवरऑल यही बात हो रहा है कि जो कंट्री विल नॉट अलाउ इटसेल्फ टू द पुश्ड into the using the certain products or the material during the global plastic talk। तो ये है कि हम किसी एक अगर कोई बाइंडिंग बना रहे हैं तो वो इंडिया उसके लिए नहीं जाएगा। इंडिया का अभी स्टैंड है, इंडिया का ये स्टैंड है कि हमारे अनुसार अगर हम जो चाहते हैं, जो हमारे वहाँ अवेलेबिलिटी है, उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे। बिसाइड दैट इंडिया का ये भी डिमांड है कि पहले आप फंडिंग कीजिए और टेक्नोलॉजी दीजिए, आगे जो करना है वो हम करेंगे। जैसे आप बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दे दीजिए कि जो मानिए प्लास्टिक का आपके देश में कुछ और अल्टरनेटिव यूज हो रहा हो तो वो हमें बताइए, फिर हम उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे वहाँ है हम चाहेंगे उसको भी यूज करें। अब ये नहीं कि आपके वहाँ टेक्नोलॉजी है सारे देश पे वो कंपलसरी कर दीजिए। होता है ना कि जैसे आपके वहाँ टी शर्ट बनता है, आपके वहाँ जींस बनता है, तो पूरे ग्लोब पे नहीं उसको कंपलसरी लगा दे सकते हैं कि आपको पूरी दुनिया को जींस ही पहनना है, पूरी दुनिया को टी शर्ट ही पहनना है। वैसे वो हेजमनी करा के करा ही देते हैं। जैसे हमारे भी इंटरव्यू में आप सूट वूट पहन के जाइए तो ज़्यादा वैल्यू होता है ना। आप यूपीएससी या किसी के में जाइए, ऐसे चले जाइए सूट पहन के जाइए, है तो उनका, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपना रूल बना लिया, भले उन्होंने इम्पोज नहीं किया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सॉफ्ट हेजेमनी कहते हैं। सॉफ्ट हेजेमनी मतलब वो पता नहीं चलता है पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दिन मैं बता रहा था ना कि पूरी दुनिया को जैसे हम आपस में ही हम लोग ये पहन के आते हैं, पैंट शर्ट जीन्स पैंट जो भी, तो हम नॉर्मल मानते हैं। और जिस दिन कोई धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो हम लगेगा ऑकवर्ड, हम सब आँख फाड़ फाड़ के देखेंगे ये क्या कर दिया। ओरिजिनल वही हमारा है। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि आपको इस तरीके से हेजेमनी क्रिएट किया जाता है कि आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। वो जब एक होता है ना डंडे से मार के करवाना, एक होता है कि बहला फुसला के कराना। तो वो बहला फुसला के सब अपना वेस्टर्न जो वर्ड है वही कराती है, जो हमारा हर एक मॉडल उन्हीं का हम कॉपी करते हैं। टीवी हो, ये लिखने वाला पेन हो, या लाइट हो, सब कुछ वहीं से तो होता है हम। लेकिन वो जबरदस्ती थोड़ी कराते हैं, वो ऐसा कंडीशन क्रिएट करा देते हैं कि उनको पूरी दुनिया को ये दिखा देते हैं कि यही तो सबसे बेस्ट मॉडल है, और हम लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढते ही नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। लुथियानियन ड्रामा टॉक्सिक को इस समय गोल्डन पिकॉक मिला है अगेन। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है और उसमें किसको दिया है, टॉक्सिक को गोल्डन पिकॉक का अवार्ड दिया है। पीसेस के लिए बस इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें पीसेस में, लेकिन पूछती है तो ये थोड़ा देखते रहिएगा। फार्मर्स मस्ट गेट द हाई क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर। तो ये अभी मीटिंग चल रही है, बनारस में चल रही है, और इसको
मेन है कि जो फार्मर्स के राइट पे है कि उसी पे है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का है, उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इस समय कौन है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान, पहले ये चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। बनारस में हो रहा है, तो यूपी पीसीएस में पूछ सकता है कि जो हमारा नेशनल सीड कांग्रेस 13 था, यूपीएससी में ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पीसीएस में ये पूछते हैं कि 13 नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, तो बनारस में चल रहा है। कौन कौन पार्टिसिपेशन किया है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ये दो तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि बनारस में है तो यूपी का यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगा ही, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो यूनियन मिनिस्ट्री होगी ही नहीं। ये थोड़ा सा अलग से पार्टिसिपेशन है, तो बस ये देखिएगा। अब यहाँ पे सीड इंडस्ट्री का जो इंटरेस्ट है वो मांग कर रहे हैं कि वी शुड हैव द वन नेशन वन लाइसेंस, कि पूरे देश के लिए एक ही बार लाइसेंस दे दीजिए कि कुछ प्रोड्यूस करना है। ऐसा है कि रीजनल बेसिस पे है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको देख के देती है, तो ये है कि उनके लिए इजी हो जाएगा। और जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी नए सीड्स का आप रिसर्च कर रहे हैं वो हमें मुफ्त में कराइए, ताकि हमारा इनपुट्स जो है वो कम हो। इनपुट कॉस्ट को कम करने की बात हो रही है। कैंसर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक सेल जो होता है वो डिफॉर्म होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, और वो कॉलोनी बनाने लगता है। कॉलोनी मतलब पूरे शरीर में आपके फैलेगा, और वो ट्रीटेबल नहीं होता है। जो आपका इम्यून सिस्टम है, जैसे आपके शरीर में ऐसे भी कोई डिफेक्ट आता है तो अंदर इम्यून सिस्टम है वो तुरंत आपका एंटीबॉडी क्रिएट करता है, एंटीबॉडी मार के उसको सही कर देता है, यही होता है। लेकिन जो कैंसर का सेल होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, और साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको वो कंट्रोल कर लेता है। जब वो जो बीमारी है वही जो मारने वाला है, मानिए आपका सेनापति है, सेनापति को दुश्मन कंट्रोल कर ले, तो दुश्मन ऐसे ही पूरे नहीं लड़ पाएंगे ना जो आपका राजा है। जैसे आप बैटल ऑफ प्लासी पढ़े होंगे। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, जो सिराजुद्दीन का जो सेनापति था मीर जाफर, क्लाइव लायर्ड उसको पहले ही घूस दे के कह देता है तुमको राजा बनाएंगे। तो जो उसका सेनापति था वो लड़ता ही नहीं है, उसका चाचा था सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर था वो चाचा था। और सिराजुद्दौला को पता चल गया था कि ये कुछ मिला हुआ है, तो वो एक दिन पहले जाके पूछा कि सुने हैं कि तुम कुछ अंग्रेजों से कुछ मिले हुए हो, तुम मुझे ही मारोगे? तो कहता है नहीं बेटा, मतलब जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। कौन कह दिया, वो तुम्हें भड़का रहा है। तो कहीं ना कहीं होता है जो बहुत खास होता है मेन वक्त पे, धोखा वहीं से आता है। वो एकदम जाके चुपचाप खड़ा था पूरा सेना लेके। बैटल ऑफ प्लासी में एक तलवार नहीं चला था, क्योंकि वो राजा का सेनापति लड़ा ही नहीं, उसका कोई आदमी नहीं लड़ा। उसीलिए कहा जाता है कि वो मतलब एक तलवार भी ना चला जीत गए। पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, बैटल ऑफ प्लासी बस टोटली एक कॉन्स्पिरेसी, वहां पे एक कोई नहीं लड़ा था। तो मीर जाफर के जैसे होता है ना कि वो पहले से मिल गया कंट्रोल। अंग्रेज किसको कर रहे थे? मीर जाफर को कर रहे थे ना, वही मेन लड़ने वाला था। आपके बॉडी का मेन लड़ने वाला इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम को अगर प्रोग्राम जो डिजीज है, जो पैथोजीन है वो करने लगे, जो बाहर से डिजीज आता है उसको पैथोजीन के रूप में आपके अंदर आता है, अगर वही उसको कंट्रोल करे तो वहां पे उसको डिजीज को क्योर करना मुश्किल होता है। इसीलिए कैंसर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और सब में होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को, मानिए कोई और डिजीज भी जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को हरा दिया, फिर भी हम बाहर से मेडिसिन या वैक्सीन जो भी भेजते हैं, फिर अब बूस्ट कर देता है आपके इम्यून सिस्टम को। लेकिन अब ये कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल आप बूस्ट भी करेंगे तो क्या करेगा, फिर उसको चेंज कर देगा। आपके पूरा प्रोग्राम को चेंज कर रहा है ना, वो कंट्रोल कर रहा है। मेन यही इशू है कि हियर यू विल सी दैट द इट कंट्रोल, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, कहीं है इसमें, इसमें लिखा है, मैंने यहीं से पढ़ के मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ दैट इज रिटन हियर, कि जो मेन है ना जो पैथोजिन है दैट इज कंट्रोलिंग द इम्यून सिस्टम सेल, और उसके बाद ये नहीं होता। लेकिन इसमें जो न्यूज में है दैट इज द वन ऑफ द ब्रेक थ्रू हमको मिला है कि जो कोविड हमें होता है, कोविड टाइप जैसे कुछ बहुत ही सीवियर ये होते हैं वायरस, वो कई बार ऐसे ब्लड स्ट्रीम को क्रिएट करने लगते हैं जो इस जो प्रोग्राम कर रहा है उसको तोड़ सकता है, और उस समय वो क्योर प्रोवाइड कर सकता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 जैसे कुछ होते हैं ना कि सीवियर इन्फेक्शन लाइक द कोविड-19, हम कुछ केमिकल्स यूज करके एक ब्लड सेल वाइट ब्लड, अभी इस पे रिसर्च आ रहा है, अभी सिर्फ ये एक पेपर प्रोड्यूस हुआ है, उसमें इन्होंने थ्योरी दिया है कि ऐसे हो सकता है। ये अभी वर्क में नहीं है, दिस इज जस्ट ए थ्योरी कि फ्यूचर में ऐसे आ सकता है, ठीक है। उसका नाम है मोनोसाइट्स, INCMs उसको कह रहे हैं,
जो हम ब्लड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल, उसका नाम है कि NCM, मोनोसाइट्स। ओके, अब ये क्या करेंगे, मेन कैंसर में क्या होता है, जो मेटास्टैसिस होता है, मेटास्टैसिस में क्या होता है कि एक जो सेल है दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, वो भी उसी के जैसे हो जाएगा, फिर वो ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में जाएगा। आप देखते होंगे कि कैंसर स्टार्ट होता है ओवरीज में, ओवरीज से आपके स्टमक में भी चला जाता है और भी पार्ट्स में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ये रोक सकता है। तो ओवरऑल आप यही जानिए कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैंसर में क्या होता है। कैंसर जो होता है इम्यून सिस्टम को ही कंट्रोल करने लगता है, इसीलिए उसका क्योर बहुत डिफिकल्ट है। अभी हमने मोनोसाइट्स नाम का कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के नाम से है, और वो कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन देयर विल बी द सीवियर इन्फेक्शंस लाइक द कोविड-19। तो अभी तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना कि पहले तो आप उससे बचेंगे, कोविड-19 जब हो जाएगा तो एक तो अपने आप में वो बहुत ही फैटल है, उसमें ही बचने के चांसेस कम होते हैं। फिर आप उससे जो प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि आर्टिफिशियली बाद में ये प्रोड्यूस करा के कुछ मेडिसिन बना ले। क्लियर हो रहा है ये? इतना ये डीप में नहीं जाना है, अभी रिसर्च चल रहा है तो इतना यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी से जानना चाहते हैं कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, कैंसर कैसे कंट्रोल करता है वो पता होना चाहिए। लेकिन एक हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि कैंसर इज ए वेरी फर्टल, वो हो जाता है तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। 50% से लेस अभी भी तो, पहले तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा भी बचने का वो नहीं चांसेस था, लेकिन अभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन आने से थोड़ा सा हम बढ़ा ले रहे हैं 2-3-4 साल, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से बाहर लाना बड़ा मुश्किल है। जैसे ऐसे ही जब एड्स आया था तो भी बहुत मुश्किल था। 1980 में माना जाता था कि एड्स हो गया तो मरना मुश्किल है, लेकिन अभी तो हम बचा ले जा रहे हैं। अभी हम टोटली हम क्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहले से ही हम उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो केसेस बहुत कम हो गए हैं एड्स रिलेटेड। पहले अभी देखिएगा कि 2005 तक एड्स का बहुत केस आता था और तभी बहुत फटल था, तो ग्रेजुअली वी हैव कंट्रोल। सेम ऐसे ही इसमें भी हम थोड़ा सा हो सकता है 5-10 साल बाद अगर इस टाइप का जो रिसर्च है सक्सेसफुल हुआ, देन वी कैन क्योर। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session.